नमस्कार साथियों, राजभाषा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? माना जा सकता है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से और पाली से। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, अभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं, हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र और सोमभद्र सूरी। तो अभ्रंश के प्रथम कवि हैं वो हैं स्वयंभू। इन्हें अभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि की उपाधि दी है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो इसमें देखते हैं कौन है। पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और पद्माकर। तो रामचरितमानस और पद्माकर ये तो भक्ति काल की रचना है। इसमें प्रथम महाकाव्य माना है तो ये होगा पृथ्वीराज रासो। ये रचना है चंद्रबरदाई की। अगला देखते हैं, आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, चंद्रबरदाई ने और नरपति नाहर ने। तो आल्हा खंड की रचना की थी जगनिक ने। और इनका मूल जो रचना है आल्हा खंड का, उसको कहते हैं परमाल रासो। आल्हा खंड जो है ये बरसात में गाए जाने वाला एक लोकगीत है जिसका संग्रह इन्होंने परमाल रासो में किया है। अगला देखते हैं, इसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? नागेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने, रामकुमार वर्मा ने और बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम इन्होंने रखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। वहीं पे रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ जो है उसका नाम इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और लक्ष्मी सागर वैष्णव की रचना जो है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य। नागेंद्र ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक बुक की प्रकाशन किया था जिसमें अलग अलग आलोचकों ने उसके पाठ को पूरा किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र ने संपादित किया है, उसकी रचना नहीं की है। तीसरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 12 बरस लो कुक्कुर जिए और 13 रे जिए सियार, 18 बरस छत्री जिए आगे जिल्ला के धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किस रासो काव्य की है? तो खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमी रासो और परमाल रासो। तो ये है परमाल रासो की, जो कि जगनिक के द्वारा लिखी गई है। इसे आल्हा खंड भी कहते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी राजधानी की बोली नहीं है? राजस्थानी की बोली नहीं है, सॉरी। तो मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। तो बुंदेली जो है ये राजस्थानी की बोली नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली देख लेते हैं, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रजभाषा। ये कौन है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला देखते हैं, कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो कर्म शब्द बताना है। ये अर्ध तत्सम है, तत्सम है, ऋण अनुवाद है और तद्भव है। तो करण शब्द जो है वो है तद्भव है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कर्म होगा। अगला देखते हैं, स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः स्व और स्व है। तो इसमें बताना है क्या है। तो स्वाभाविक और स्वागत में उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग है स्व और सु क्रमशः।
स्वागत में सु शब्द जुड़ा है और स्वाभाविक में स्व शब्द जुड़ा है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बंग दर्शन, समाचार सुधावर्धक, उद्दंड मातंग और भारत मित्र। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है समाचार सुधावर्धन। ये एक दैनिक समाचार पत्र था और इसका संपादन होता था 1854 से होता था और इसका संपादन कलकत्ता से होता था और इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। अगला देखते हैं, अमीय हलाहल मंद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। इस काव्य पंक्ति में के कवि हैं ये बताना है। तो ये रचना जो है वो है रसलील की है। अगला देखते हैं, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो देव, पद्माकर, भूषण और बिहारी। तो किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो लक्षण ग्रंथ जो है वो बिहारी ने नहीं लिखा है। बिहारी दोहा से ही इन्होंने रचना की थी, तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बाकी देव, पद्माकर और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। अगला देखते हैं, वैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी और मतीराम। तो इसमें होगा रहीम दास जी जो हैं वो वैरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो वैष्णवी भक्त के वो आचार्य नहीं है, तो वो है शंकराचार्य। अगला देखते हैं, इनमें से काशी नागरी प्रचाली सभा के संपादकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें बताना है काशी नगरी प्रचाली सभा के संपादक कौन नहीं है? तो इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाकी श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार और राम नारायण मिश्र ये तीनों लोग हैं और इसके प्रथम सभापति अगर पूछे तो वो होंगे राधा कृष्ण दास। अगला देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ये पंक्ति जो है वो है बालकृष्ण भट्ट की है। अगला देखते हैं, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रलय की छाया की विषय वस्तु क्या है? तो महाराणा प्रताप का पराभव है, पद्मिनी की अग्निदाह है, जल प्रलय है, रानी कमलावती का पश्चाताप है। तो प्रलय की छाया जो है ये रानी कमलावती का पश्चाताप है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? इसमें उपन्यास बताना है कौन सा उपन्यास नहीं है। तो रात का रिपोर्टर होगा, विषाद मठ होगा, पश्यंती होगा, अजय की डायरी होगी। तो अजय की डायरी जो है ये उपन्यास है। इसके रचनाकार जो हैं डॉक्टर देवराज हैं और विषाद मठ जो है ये भी उपन्यास है। इसके उपन्यासकार हैं रागी राघव
और रात का रिपोर्ट ये भी एक उपन्यास है और इसके उपन्यास क्या है, निर्मल वर्मा। जबकि पश्यंती जो है ये उपन्यास नहीं है, ये ललित निबंधों का संग्रह है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला देखते हैं, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? सेतुबंधन, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, द्रौपदी। तो सीलवती जो है इस किस पात्र की वो है, नायिका है। तो ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसकी वो पात्र हैं और ये रचना की गई थी 1975 में। अगला देखते हैं, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास वर्मा ने, शिवदास सिंह चौहान ने, डी है नामवर सिंह ने। तो नंदुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य नए प्रश्न में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। और अगला देखते हैं, इसमें है प्रश्नों का, प्रश्न संख्या 21 से 27 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक और पढ़ें और बहुविकल्पी प्रश्नों को सही उत्तर का चयन करें। तो पहला देखते हैं, इसमें स्थापना है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुच दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तो ये सही है, कविता जो होता है मनुष्य के स्वार्थ संबंधों को संकुचित दायरे से ऊपर उठा के और लोक सामान्य के भाव में भूमि पे प्रतिष्ठित करती है। अब तर्क देखते हैं, कौन कविता संकुचित आत्मा और प्रसन्न लोक का समन्वय है? तो ये गलत है, क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रसन्न का लोक समन्वय नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, स्थापना। काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र वक्तृता, अलंकार आदि के आडंबन से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें जो है ये सही है, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए, उसे वैचित्र वक्ता और अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क है, अलंकार उक्ति व्यक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलंकार का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो इस तरह इसको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सही है और आर गलत है। अगला देखते हैं, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। तर्क है कि मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, तो ये सही है स्थापना इसका। और वहीं पे देखा जाए, इसलिए मिथक को विकासशील, यहाँ पे विकासशील होगा, माना गया है। तो सही है, मिथक को विकासशील विकसन माना गया है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र, सुनी मुनि मन भ्रम होई। ये तुलसीदास की रचना है। तो ये तुलसीदास की रचना नहीं है। और आगे देखिए तर्क में, क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो कथन स्थापना में निर्गुण को सुलभ सुगम बताया गया है और सगुण को दुर्लभ और दुर्गम, जबकि तर्क में सगुण को सुलभ सुगम और निर्गुण को दुर्लभ सुगम बताया गया है। अतः स्थापना और तर्क में अंतर संबंध न होने के कारण ये दोनों कथन गलत हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तो प्रयोगवाद शिल्प का चमत्कार है, ये गलत है, क्योंकि प्रयोगवादी कविताओं में कई नए शिल्प के प्रयोग किए गए, तो ये सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। ये देखिए, अनुभव की प्रमाणिकता दलित और स्त्री लेखन को मूर्त शर्त है। तो स्त्री लेखन और अनुभव की प्रमाणिकता दलित और स्त्री लेखन का मूल शर्त है, ये भी सही है। ये स्थापना सही है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिवर्ध होते हैं। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तो ये सही है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही रस नाटक में रस की होती है। ये सही है, क्योंकि प्रेक्षण नाटक के अधत रस का अनुभव करता है। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज हम लोग 27 क्वेश्चन को किए हैं। अगले और क्वेश्चन को हम 22 क्वेश्चन को हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।